हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी में स्वागत है। हमारी जो अग्निवीर की क्लासेस चल रही हैं उसी के 14वें प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर के अलावा SSC, बैंकिंग, पुलिस, PEB के लोग भी इसको देख सकते हैं। ये एक प्रकार से आपकी रिवीजन क्लास होगी जो पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रही है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन सा स्थान है। यहां पे पूछा गया है बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन सा स्थान है। ऑप्शन में देखें तो उज्जैन, ये महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। विक्रमशिला, बौद्ध शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा है ये विक्रमशिला रहा है। ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाराणसी सभी को पता है धार्मिक स्थली है, गंगा नदी के किनारे स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट भी रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का पूछा गया है। वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी याद रखिए। किस संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। यहां पे ऑप्शन में देखें तो भाग 3 में क्या मिलता है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन मिलता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। भाग 6 में राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। यहां पे मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो इसका वर्णन कहां पे मिलता है, भाग 4A में मिलता है। 51 का अनुच्छेद क्या है, 51 का में इसका वर्णन मिलता है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। और कहां से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। यहां पे जो महत्वपूर्ण विषय और उनके अनुच्छेद हैं, तो भाग फर्स्ट में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, तो इसकी पूरी लिस्ट है, इसको देख लीजिए। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगे इसको नोट कर लीजिए। एशिया की छत है, एशिया की छत किसे कहा जाता है। यहां पे देखें, पामीर का पठार, हिंदुकुश पर्वत, कोमितांग का पर्वत, काराकोरम पर्वत समूह। तो एशिया का पठार किसे कहा जाता है, एशिया की छत, ये पामीर के पठार को कहा जाता है। एशिया का छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी देश हैं और उनके उपनाम हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन को कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है, ब्राजील को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को। दुनिया की छत जो प्रश्न में पूछा गया है, पामीर के पठार को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। पवित्र भूमि जेरूसलम को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को। और पूरब का मोती किसको कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। यहां पे पूछा गया है कौन से मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक। ये किस शासक को बोला जाता है, तो ऑप्शन में देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो कौन से मौर्य शासक, ये बिंदुसार को बोला जाता है। अमित्र घात किसको बोला जाता है, बिंदुसार को। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। तो ये भी याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक के पिता थे, तो इनको भी याद रखिए। इसका वर्णन कहां मिलता है, तो जो पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ है वहां पे इसका वर्णन मिलता है। वहां पे मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यहां पे ऑप्शन में देखिए, मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसकी जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी रखाल दास बनर्जी, ये नाम भी याद रखिए, रखाल दास बनर्जी के द्वारा। 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी। ये हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है। स्नानागार, अन्नागार और शतरंज की गोटियां इत्यादि के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये सारे तथ्य याद रखिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है इसमें, मृतकों का टीला। चीन के लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चीन का लेखक फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो ये गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बौद्ध काल में जो कृतियां थी उनका संकलन करना था। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री है, ये भी याद रखिए। ये कहां से आया था? चीन से आया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? 1951 में, 49 में, 47 में, 45 में। तो कब हुआ है? 1 जनवरी 1949। कब हुआ है? 1949 में। रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान के नाम से कौन सा संविधान संशोधन माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे क्या बोला जाता है? मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कई इसमें संशोधन हुए हैं और यही कारण है कि इसको मिनी संविधान बोला जाता है। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? तत्कालीन इंदिरा गांधी थी। उनको भी याद रखिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में रचना मिलती है। उपनिषद कितने हैं? तो 108 है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो इस तरह से इन सारे फैक्टों को भी याद रखिए। ये चारों वेदों का वर्णन यहां पे दिया गया है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो ये चारों के चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहां पे ऑप्शन में दिए गए हैं एंजेल, नियाग्रा, हुगेला, क्यूकेनेमा। तो इसमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये एंजेल है। ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में स्थित है। 979 मीटर ऊंचा है। तो इसको भी याद रखिए। कितना है? 979 मीटर ऊंचा है एंजेल वेनेजुएला में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण, कक्षा, घूर्णन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे क्या है? घूर्णन। रोटेशन जो होता है पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। घूर्णन का जो समय होता है पृथ्वी के, वो कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। तो इसको भी याद रखिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और परिक्रमण काल कितना होता है पृथ्वी का? तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। तो इस तरह से इन तीनों फैक्टों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो फाइनेंस कमीशन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280। किसमें? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसको याद रखिए। वर्तमान वित्त आयोग कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी 16वां वित्त आयोग भी गठन हो गया है। उसके कौन है अध्यक्ष? तो उसके अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। यदि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बोला जाता है तो केसी नियोगी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। और 16वें वित्त आयोग जो आगामी वित्त आयोग का गठन किया गया है उसके कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से इनको भी याद रखिए। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? क्या है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर कोई अलग से सागर नहीं है, बल्कि ये सागर की जल धाराओं के बीच में स्थित है। और ये ऐसा पहला विश्व का सागर है जिसमें कोई समुद्री तट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहां पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर। और इसकी जो सीमा रेखा बनती है वो जो समुद्री जल धाराएं होती उनसे इसको परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी के बराबर है। तो पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान के बराबर कौन सा ग्रह है? यह शुक्र ग्रह है।
कौन सा ग्रह है? वीनस ग्रह है। पृथ्वी को की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, इसको भी याद रखिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी कारण बोला जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान दोनों ही पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी और शुक्र का दोनों का बराबर है। इसके अलावा शुक्र को क्या बोला जाता है? सबसे चमकीला तारा है, जितने ग्रह हैं उसमें सबसे चमकीला तारा है, चमकीला ग्रह है। उसके अलावा सांझ का तारा, भोर का तारा इत्यादि भी शुक्र को बोला जाता है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। मरकरी ये सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, तो इस तरह से इन सारे फैक्टों को याद रखिए। पृथ्वी और शुक्र का आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, सांझ और भोर का तारा बोला जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह है। ऋग्वेद का पहला सूक्त किस देवता को समर्पित है? यहां पे पूछा गया है ऋग्वेद का पहला सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कितने? 1024 कितने सूक्त है? 1024 सूक्त है, जिसमें से जो पहला सूक्त है वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। किसको समर्पित है? अग्नि को। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। यहां पे हमारे जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? यहां पे पूछा गया है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील, इसको एक ट्रिक के माध्यम से KEDA कीड़ा, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। कौन से? वसा में घुलनशील है। यहां पे देखें CE, ये गलत हो जाता है। AC ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें C नहीं है। AD, विटामिन A और विटामिन D, ये वसा में घुलनशील है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और यदि चारों की बात करें तो कीड़ा, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, KEDA, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, अवटु, तो कौन सी है? ये यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। इसके अलावा मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो उनको भी देख लेती हैं। मानव शरीर की अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ये सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो ये स्टेपीज, ये कान पे पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो ये फीमर जंघा में पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का जो इनेमल होता है, ये सबसे कठोर भाग है। पृथ्वी का शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। तो इन सारे फैक्टों को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यहां पे दिया गया है यूरेनियम, सोना, कैल्शियम, पारा। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? इनमें से यूरेनियम है। देख लेते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। यह भी याद रखिए, यदि पूछा जाए पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह भी यूरेनियम है। इन सारे फैक्टों को याद रखिए। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहां पे देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन लगभग 47% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन है 28% समथिंग पाया जाता है। तो इस तरह से इनको भी याद रखिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, द्रवावस्था में परिवर्तित नहीं होते। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस कपूर सीधे वाष्प बनने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वाष्पीकरण, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया। हिमीकरण, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया, जैसे बर्फ का बनना। मेल्टीकरण, ये ठोस का द्रव में बनना। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट याद रखिए।
वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा की बूंदें होती हैं या पानी की बूंदें होती हैं, ये इसकी आकृति गोलाकार होती है, उसका कारण क्या है? तो द्रव का घनत्व, गुरुत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब। तो क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। द्रव जो होता है न्यूनता के कारण ये अपने न्यूनतम आकृति को घेरता है, और ये कारण किसका होता है? पृष्ठ तनाव का। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ये एक नेविगेशन होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। फुल फॉर्म भी याद रखिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये नौ संचालकों द्वारा, किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौ संचालकों द्वारा। इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। कार्य का मात्रक क्या है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो जूल, डाइन, न्यूट्रॉन, वाट। इसमें कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन मीटर। बल कार्य का फार्मूला क्या है? तो बल गुणे विस्थापन। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है। जूल को ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसके अलावा डाइन, ये बल का मात्रक होता है। एमके सीजीएस में, एमकेएस में न्यूटन होता है, और डाइन क्या किस में होता है? सीजीएस में होता है बल का मात्रक, तो इसको भी याद रखिए। 1 वाट यह जूल ऑब्लिक सेकेंड होता है, और 1 एचपी, 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? यहां पे पूछा गया है विषाणु जनित रोग नहीं है। यहां पे देखें तो खसरा, क्षयरोग, रेबीज, पोलियो। तो विषाणु जनित रोग नहीं है पूछा गया है, तो यहां पे कौन सा है? ये क्षय रोग है। खसरा, रेबीज, पोलियो ये विषाणु जनित रोग है। क्षय रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। तो इस तरह से इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहां पे पूछा गया है टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड जो होता है ये साल्फोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो इसको भी याद रखिए। और इससे शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं, आंत, यकृत, प्लीहा, उपरोक्त सभी। तो यहां पे तीनों ऑप्शन, तीनों ही टाइफाइड रोग से प्रभावित होते हैं। आंत भी प्रभावित होता है, यकृत भी प्रभावित होता है, प्लीहा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और इसका जो वो है साल्फोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो ये इसको भी याद रखिए। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? जो वर्णांध व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंड पर्सन होता है, ये किन रंगों पे भेद नहीं कर सकता है? लाल एवं पीला, हरा एवं पीला, लाल एवं हरा, और सभी रंग। तो लाल एवं हरे रंग, रेड और ग्रीन रंग के बीच में वर्णांध व्यक्ति भेद नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो यहां पे देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सभी होता है। मानव शरीर में जो सबसे अधिक प्रतिशत होता है ये कौन सा होता है? ऑक्सीजन का लगभग 65% होता है। कितना होता है? 65%। उसके बाद कार्बन होता है 18% के आसपास। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, ये लगभग 9% होता है, और नाइट्रोजन लगभग 3% होता है। तो इस तरह से याद रखिए सबसे ज्यादा प्रचुरता में तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, क्वासियोरकर। तो कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से ये क्वासियोरकर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें से एक प्रोटीन होता है केसीन और एक होता है वे। केसीन की जो मात्रा होती है वो 80% होती है, और वे की जो मात्रा होती है ये 20% होती है। तो यहां पे पूछा गया दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन होता है।
लगभग 80% मात्रा इसकी होती है, और जो दूध से पनीर बनाया जाता है तो यही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो एमिनो अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एस्कार्बिक अम्ल। तो किस नाम से जाना जाता है? ये एस्कार्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एस्कार्बिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अन्य विटामिनों को किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल। विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और वृद्धि रुकना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मुख्य रूप से स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, मसूड़े फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, दांतों के रोग होते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के की कमी से रुधिर स्राव का होना, ऐंठन होना इत्यादि, ये विटामिन और उसकी कमी से जो प्रभाव पड़ते हैं, तो इसको भी याद रखिए। इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 30 प्रश्नों के हमने प्रैक्टिस सेट को हल किया है। इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो उनको भी देख लीजिए। इसी तरह की क्लास के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी यदि क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसको आप क्वेरी को डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।